गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर क्लास 10th की क्या चैप्टर 5 से लेकर 10 तक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर हिंदी का है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन को लाया गया है और इसमें 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन है, लेकिन 85 क्वेश्चन देखेंगे और अगली वाले लेक्चर में पार्ट 2 करके यहाँ पर 30 क्वेश्चन और दे देंगे और उसमें क्वेश्चन को ऐड कर देंगे। इसमें केवल 10 ही तक है ना, यहाँ पर 11 12 13 ये सब का क्वेश्चन नहीं है, तो उसमें भी हम ला देंगे अगली वाली क्लास में। ओके, ये गद खंड के है, आप लोगों को पता है कि गद खंड का है। यहाँ पर 5 to क्या है 10, यहाँ पर चैप्टर की जगह गद खंड लिख देना चाहिए था। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। एक मिनट, राइटिंग थोड़ा नहीं बैठ रहा। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ उपाय करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए और आप लोग जो है क्लास को करने के लिए रेडी हो जाइए। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया है, आप लोगों को पता है कि हिंदी में जो है हिंदी में दो गो भाग होता है। क्या भाग होता है? एगो होता है गद खंड, क्या है गद खंड, और दूसरा होता है काव्य खंड। क्या होता है? काव्य खंड होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, गद खंड को कल समाप्त कर देंगे और अगली लेक्चर में हम लोग काव्य खंड को समाप्त कर देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया है, क्या है? गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो गुणाकर मूले जो है मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी इन्होंने? तो इन्होंने जो है मराठी भाषा में की थी मिडिल स्तर की पढ़ाई। ओके, चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगे थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग फटाफट से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी से मिलने लगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्या है? वेतमाक, क्या है? वेतमापात दान पत्र, क्या है? वेतमा दान पत्र किस समय का है? तो वेतमा दान पत्र जो है किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। जल्दी से हम लोग लगाएंगे फटाफट से। चलिए, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं? तो नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख है वो कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग फटाफट से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही वाला, दक्षिणी भारत से मिलते हैं। ओके, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग पाँचवा नंबर क्वेश्चन को। आप लोग जो सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो भाई फिर से बोल दे रहे हैं कि लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग पाँचवा नंबर, क्या है? गुणाकर मूले के जन्म कहाँ हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। आप लोगों को भली बात ये सब पता होगा ये सब। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था ये लोग तो आप ही लोग बता देंगे। इसका राइट आंसर 1935 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्या है? क्या नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो जो नेपाली भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये भी जो है देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। और हिंदी लिपि किस लिपि का है? हिंदी जो भाषा है किस लिपि का है? तो देवनागरी लिपि का है। ओके, चलिए यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर अब एनर्जी होने पड़ेगा। ओके, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ से की? हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई कहाँ की थी? तो उन्होंने किया था कहाँ से? तो वर्धा में किए थे। कहाँ किए थे? हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई वर्धा में किए थे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? केरल के शासकों के द्वारा सिक्के पर वीर केरला से
वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखवाई गई थी? तो किस लिपि में लिखवाई गई थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नांदी नागरी लिपि हो जाएगा, नांदी नागरी लिपि हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर? बंगाल क्या है बंगाल लिपि प्राचीन क्या है? नागरिक लिपि की है। तो बंगाल लिपि जो है प्राचीन की नागरी लिपि की है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो आप लोग बताइएगा फटाफट से। क्या हो जाएगा? भिंगनी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? भिंगनी हो जाएगा। भिंगनी हो जाएगा कि बहन हो जाएगा? इस क्वेश्चन में हमें डाउट लग रहा है। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो हम बता देंगे, दे देंगे नोट्स में। चलिए यहाँ पर देखेंगे क्या है? गुप्त क्या है? गुप्तों के राजा, गुप्तों के गुप्तों की राजधानी क्यों कहा जाता है? गुप्तों की राजधानी क्यों कहा जाता है? तो गुप्तों की राजधानी क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग फटाफट से बताइएगा। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र को कहा जाता है गुप्तों की राजधानी। आप लोग संस्कृत में भी पढ़े होंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की वृत्तिस्थ जानकारी दी? तो किस जो लिपि है, कौन सी लिपि में पुरानी लिपियों में वृत्तिस्थ का जानकारी दी थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षर कथा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 13वां नंबर क्या है? नागरी लिपि क्या है? नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि है? तो नागरी लिपि जो है कब एक सर्वदेशिक लिपि है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 8वीं 9वीं सदी में है। ओके, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? देवनागरी लिपि में मुद्रा के टाइप कब बने? तो देवनागरी लिपि जो है इनके मुद्रण की टाइप कब बने थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 सदी पहले बने थे। कब बने थे? तो 2 सदी पहले बने थे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर? बोल रहा है उत्तर भारत के विशेष क्या है? स्थापन शैली को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। चलिए अगला नंबर देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर? 16 नंबर क्या है? पहल किन राजाओं के लाखों के लिपि को ही नंदी नागरी लिपि कहते हैं? तो किन राजाओं के लाखों की लिपियों को नंदी नागरी लिपि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्या है? इस्माली है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का जो है आरंभ काल क्या है? तो 12वीं सदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? भारतीय लिपियों की कहानी क्या है? भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है? तो यहाँ पर भारतीय लिपि की कहानी जो है किन की प्रसिद्ध रचना है? तो यहाँ पर गुणाकर मूले जी का है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 19 नंबर प्रश्न को। क्या है? गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो विभिन्न विषयों पर कितने प्रश्न लिखे थे? तो इनका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो लगभग इनका प्रश्न कितना था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 2500 से अधिक इन्होंने लिखे थे। गुणाकर मूले जो है कितने विषयों पर लिखे थे निबंध? तो 2500 पर अधिक लिखे थे। चलिए अगला नंबर देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पर क्या है? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग फटाफट से दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी वाला राइट आंसर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर सही हो जाएगा, सिद्धम। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ
क्या है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीयों की लिपि तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 22 नंबर, क्या नागरी लिपि शीर्षक निबंध के क्या निबंधकार क्या है, निबंधकार हैं। तो नागरी लिपि के जो शीर्षक हैं इनका निबंधकार कौन है, तो गुणाकर मूले जी हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे अगला नंबर प्रश्न। यहाँ पर अभी 5वें चैप्टर का दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केवल 5वें चैप्टर का 25 गो क्वेश्चन है हम लेकर आए हैं, हमको पता है 25 गो क्वेश्चन है। ओकरा बाद जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देगा वो इस सब मिक्स फेट रहेगा। ओके चलिए आगे सॉरी इसको नहीं बताएं। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए तो। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की अंकित और लिपियां में क्या है रामसिया क्या है रामसिया शब्द अंकित करवाए थे। तो क्या है रामसिया शब्द अंकित करवाए थे, तो किस शासक ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताइएगा। तो इसका राइट आंसर अकबर जी हो गया। अकबर के शासन काल में क्या हुआ था, इन्होंने छपवाया था सिक्कों पर अपना राम सीता का फोटो। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुआ था। तो गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुआ था, तो इनका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 2009 में। ओके 2009 में हुआ ना, 2009 में हुआ था, हाँ 2009 में ही है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 25 नंबर क्या बोला गया है, हिंदी के आदि कवि कौन है। तो हिंदी के आदि कवि कौन है, तो सरहपाद जो है हिंदी के आदि कवि हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 26 नंबर क्या बोला गया है, 9 2 11 हो जाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो भाग जाना। इसका क्या होता है, भाग जाना। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 27 नंबर हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर है बीच के दीवार किसकी रचना है। तो बीच के जो दीवार है यह किसकी रचना है, तो अमरकांत जी का है। किसका है, तो अमरकांत जी का है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, अमरकांत ने क्या है, अब देखिए बहादुर चैप्टर का आ गया, बहादुर चैप्टर का अब ऑब्जेक्टिव आ रहा है। ओके तो आप लोग लगाने के लिए रेडी हो जाइए। यहाँ पर देखिए अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुस्तक किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। तो इनका जो है कौन सा कहानी है जो इनको ने अच्छा लगा और इनको जो है पुरस्कृत किया गया था, पुरस्कार दिया गया था। तो इनका कौन सा हो जाएगा, इनका कौन सा डिलीट का इसका जो है इन्होंने प्रकाश, सॉरी यार क्या जल्दी में बोल रहे हैं कुछ और बुला रहे हैं कुछ और। देखिए यहाँ पर पुरस्कृत किया गया था, पुरस्कार दिया गया था। चलिए यहाँ पर देखेंगे क्या है 29 नंबर क्या है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो मौत का लेखक जो है किस लेखक की कहानी संग्रह है, तो इनका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अमरकांत जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो अमरकांत जी हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 31 नंबर क्या बोला गया है, 31 नंबर है क्या है, नाश्ता पानी के क्या है बातों को क्या छनने लगे। अरे भाई क्या क्या लिखा होता है यार। देखिए यहाँ पर बोल रहा है नाश्ता पानी के बाद में बातों की क्या छनने लगी। तो क्या छनने लगी थी, तो जलेबी जो है छनने लगा था यहाँ पर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन बोला गया है 32 नंबर क्या बोला गया है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी। तो इनका जो है माता जी ने किए थे, माता जी इनका राइट आंसर हो जाएगा। माता जी नहीं, इनका डंडे से पिटाई किसने की थी, तो किशोरवा जो छोटा था ना वही किया था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछा था, तो निर्मला जो है पूछी थी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, बहादुर कौन था? तो बहादुर कौन था? तो एक नौकर था। क्या था? नौकर था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर अगला नंबर 35 नंबर क्या बोल रहा है, कहानीकार क्या 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 है, कहानीकार कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो किशोर था। क्या नाम था? तो किशोर था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 36 नंबर क्या बोला गया, तार शतक में कितने कवियों की क्या है, कविताओं की संग्रहित है? तो कितने कवि जो है, 7 इसमें जो है कि शतक मतलब 7, तो इनमें जो है 7 को जो है कवि मिलते हैं तब एक तार शतक बनता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन को। अब आ गया कहाँ से, परंपरा के मूल्यांकन से। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर परंपरा के मूल्यांकन के पाठ के रचनाकार कौन है? तो इनका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो रामविलास शर्मा हो जाएगा, रामविलास शर्मा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या है, क्या है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, परंपरा के मूल्यांकन की कृतियाँ हैं। तो परंपरा के मूल्यांकन की किन की कृतियाँ हैं? तो रामविलास शर्मा जी की कृतियाँ हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, साहित्य सापेक्ष, यह साहित्य सापेक्ष क्या है रूप में क्या होता है? तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका राइट आंसर होगा, फटाफट से बताइएगा। तो यहाँ पर स्वाधीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है, आप लोगों को भी पता है। देखिए यहाँ पर रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था? तो रामविलास शर्मा जो है बीए कब किए थे? तो 1932 में इन्होंने बीए किए थे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, समाजवादी है ना, समाजवादी व्यवस्था में। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, रामविलास शर्मा क्या है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1912 में। कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर, यहाँ पर दिया गया है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे देखेंगे अगला नंबर क्या बोला गया है, परंपरा के मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? तो परंपरा का मूल्यांकन ये क्या है? तो ये एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न को। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा जी का है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने बिरजू महाराज ने बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे? तो बिरजू महाराज जी हैं बाबूजी के, हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे बाबूजी से? तो क्यों मांगे थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होना चाहिए कौन सा? इसका राइट आंसर होना चाहिए नौकरी छूटने के हो तो, नौकरी जो है छूटने हो तो इन्होंने मांगे थे प्रसाद। चलिए वो तो हम पढ़े नहीं थे आज तक, अभी हम पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर जीत में निरखत हो किस विधा का रचना है? तो जीत में निरखत हो किस विधा का रचना है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो साक्षात्कार है, साक्षात्कार है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, हम लोग 50 के करीब आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो बिरजू महाराज जो है किस घराने से आते हैं? तो लखनऊ इसका हो जाएगा ना, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ घराने से आते हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर पंडित क्या है, पंडित बिरजू महाराज
पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो ये नृत्य कला से संबंधित है। इन्होंने बहुत ही डांस करते थे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर। 50 नंबर क्वेश्चन है, बाबूजी की मृत्यु के समय, क्या बाबूजी के मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र कितनी थी? तो बाबूजी का इनका मृत्यु हो गया था तो इनका उम्र कितना था? तो इनका उम्र था, क्या था? इनका उम्र 9.5 साल था। कितना था? 9.5 साल इनका उम्र था, 9.5 साल। ओके, तो देखिए हम लोगों जो है 50 गो ऑब्जेक्टिव लगाएं। कितना लगाएं? 50 गो ऑब्जेक्टिव लगाएं। तो आपको बताना है 50 में से आपका कितना सही हुआ और आप जो है कितना गलत किए। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो है कितना सही किए और कितना गलती किए। अगर आप फिर भी अभी बोल देते हैं, अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसमें जो है 50 गो ऑब्जेक्टिव कराएं और अगले लेक्चर में फिर 50 गो इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, अगले चैप्टर का कराएंगे। ओके, तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।